हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का जो पेपर फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके पहले यूनिट के कुछ एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज आपके कॉस्ट वाला जो टॉपिक है उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए जो भी चीजें कराएंगे आपको एमसीक्यूज की पूरी सीरीज करा रहे हैं। हर एक विषय को मैं टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों पीडीएफ को तैयार करने में, पीपीटी को तैयार करने में, क्वेश्चंस को निकालने में। ठीक है, और वीडियो रिकॉर्ड करने में। अगर आप सही में मेहनत समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मोटिवेट होते हैं आपकी एक लाइक से। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं, आप लोग अनलाइक कर दीजिए, बट रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा ताकि मैं जान जाऊं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं, भी आपको आ रहा है समझ में कि बस मैं हवा में ही बनाता चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आपका बहुत जरूरी है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कैसे आपको लेक्चर लगा है। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं करूंगा, चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो के टॉपिक उससे बेस्ड, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां से जाकर के पीडीएफ जो है बैचे ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, निहित लागत का उल्लेख है। देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को समझने से पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट क्या है कि मान लो हमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन के बदले में जो हम पेमेंट करते हैं वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, अगर हम उस प्रोडक्शन को करने में जो हमारे संसाधन लग रहे हैं उन संसाधनों को जो हम पेमेंट करते हैं, भुगतान करते हैं, वो हमारा कॉस्ट या लागत होता है। अब ये जो कॉस्ट है, ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है दो प्रकार की होती है। ठीक, और उन्हीं से मिलकर के कॉस्ट बनती है। एक होती है आपकी इम्प्लिसिट और दूसरी है आपकी एक्सप्लिसिट। इसका मतलब क्या है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, इसी पर ये दो क्वेश्चंस हैं, आगे देखेंगे। तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? देखिए एक ऐसी कॉस्ट, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई घर बनवाया, ठीक, आपने कोई घर बनवाया और या फिर आपने कोई अपनी जमीन पड़ी है, प्लॉट पड़ा है, उस पे अपना कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है और एक बड़ा हॉल या रूम बनवा लिया है। उसी में आपने अपनी खुद की दुकान खोल ली है। ठीक है, आपने अपनी खुद की दुकान खोली है, उस आपने उसको किराए पर नहीं उठाया, आपने खुद की दुकान खोली, अपनी फैक्ट्री डाल ली उसी जगह। ठीक है, तो सब कुछ आपका है, पैसा आपने लगाया, आपने ही बनवाया, और जो अब दुकान खोली है, जो आप अपना यहाँ पर जो भी शॉप खोल रहे हैं, आप शोरूम खोल रहे हैं, वो अपनी ही जगह पे खोल रहे हैं और आपका ही वो बनवाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो शोरूम, ये जो जगह की कॉस्ट देनी पड़ रही है वो आपको नहीं देनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि वो आपका ही है। तो ऐसी जो कॉस्ट होगी वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कहीं पर प्लॉट खरीदा और वहां पर घर बनवाया। ठीक है, मान लीजिए मेरा कोई मूल निवास मान लीजिए लखनऊ है, ठीक है, लेकिन मैं बाहर जॉब करता हूं, तो बाहर जॉब करने के लिए मैंने दिल्ली में एक प्लॉट खरीदा, वहीं पे घर बनवाया। ठीक है, अब वो घर मेरा ही बनवाया है, मैंने जमीन खरीदी है। अब उस घर का किराया मैं खुद नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा ही घर है। ठीक है, अगर मैंने किसी और के घर में रहता तो मुझे उसका पेमेंट किराए के रूप में करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर किराया मेरा ही है क्योंकि अब ये घर मेरा है। ठीक है, तो खुद का किराया तो हम पेमेंट करेंगे नहीं, तो ऐसी लागतें मतलब कॉस्ट लगी है लेकिन वो अस्पष्ट है, इम्प्लिसिट है। ठीक है, अगर हम किसी और के घर में रह रहे होते और उसे हम भुगतान कर रहे होते, पेमेंट कर रहे होते, तो वो हमारा यहाँ पर एक्सप्लिसिट हो जाता। ठीक है, अभी एक्सप्लिसिट इसी का एकदम अपोजिट है, समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इम्प्लिसिट का मतलब समझ में आया। तो इससे हम क्या निकालते हैं? ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए हैं? कॉस्ट दैट इन्वॉल्व अ डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कॉस्ट दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। फिर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। देखिए वही बात आ गई कि एक ऐसी कॉस्ट जो आपकी सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की है। ठीक है, जो एक ऐसे स्वामित्व वाले संसाधनों का उपयोग करने की जो अवसर लागतें हैं, आप खुद के जो संसाधन है उनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आपको खेत में पानी लगाना है, तो अगर आपका ही इंजन है तो आपका ही पेट्रोल लगेगा, वो आपकी अस्पष्ट लागत है। अगर आप किसी दूसरे का इंजन लेंगे तो उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। आपका ही ट्रैक्टर है, आप अपने ट्रैक्टर से खेत को जोत रहे हैं, तो आपका वो
अस्पष्ट लागत है, क्योंकि आप अपने ट्रैक्टर के लिए उसको घंटे भर का पैसा नहीं देंगे, लेकिन किसी और का ट्रैक्टर लाके आप अपना खेत जुतवाएंगे तो उसके लिए आपको उस ट्रैक्टर को घंटे चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन काफी आएगा कि एग्जाम्पल दीजिए, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। प्रश्न है इस पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर अ बिजनेस। अब आपको मैंने बता दिया इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, उसका क्या हो सकता है। देखिए, इसका होगा कि स्वस्वामित्व वाली इमारत का उपयोग करके आय का त्याग किया। ठीक है, द इनकम फॉर गॉन बाय सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग। तो सेल्फ ओन्ड जहां पर हो, खुद की चीज पर जो हम कॉस्ट लगाते हैं, लगी हुई कॉस्ट है पहले से, वहां पर हम कोई डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी ही चीज है, तो ऐसी जगह ऐसी चीजों को इम्प्लिसिट कहा जाता है। ठीक इसके अपोजिट मैंने एक दो बार अभी नाम लिया एक्सप्लिसिट का, ठीक इसके अपोजिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है पेमेंट से, मॉनेटरी पेमेंट से। ध्यान रखना है, मॉनेटरी पेमेंट, यहाँ पर जो पेमेंट होता है वो पैसे के रूप में होता है, जो मनी होता है ना, नोट जिसे आप बोलते हैं, मॉनेटरी मुद्रा के रूप में पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मान लो कि आपने अपना जो घर बनवाया था, दिल्ली में घर बनवाया था, उसके लिए, उस घर को बनाने के लिए आपने मजदूर को जो पेमेंट दिया, ठीक है, उस घर को बनाने के लिए, वो आपका क्या हुआ, वो पेमेंट आपका यहां पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुआ। आपको घर बनवाने में जो कॉस्ट लगी है वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और घर बन जाने के बाद जब आप उस घर में रह रहे हो, आपको उसका किराया खुद को नहीं देना है, ऐसी कॉस्ट जो होती है वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। क्लियर हुआ। तो घर बनाने में हमें जो कॉस्ट लगी, क्योंकि हमने उसका डायरेक्ट भुगतान किया है, हम मोरंग लाए होंगे तो दुकानदार को डायरेक्ट पेमेंट किया होगा, हम उसके लिए ईंट लाए होंगे तो उसके लिए हमने डायरेक्ट पेमेंट किया होगा। ठीक है, बालू लाए होंगे उसके लिए डायरेक्ट, सरिया लाए होंगे उसके लिए डायरेक्ट पेमेंट किया होगा। ये सब क्या है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब घर बन के तैयार हो जाएगा और उसमें हम खुद रह रहे हैं, तो हमें खुद को किराया नहीं देना है, और ऐसी लागत आपकी इम्प्लिसिट होगी। समझ में आया? बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपका बना है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी पर एक एग्जांपल है, उसे भी देख लेते हैं। अगर आपने समझ लिया है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो इसका आप सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट फॉर अ बिजनेस। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के लिए स्पष्ट लागत का एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देना है, स्पष्ट उदाहरण की बात कर रहे हैं ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। यहाँ पर आपके जो उदाहरण है, एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पर जो देखिए ऑप्शंस क्या है आपके, द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, द इनकम फॉरगॉन बाय यूजिंग सेल फोन बिल्डिंग, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फिर द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग्स, ठीक है, ये भी, और फिर नहीं होगा। फिर आप द वैल्यू ऑफ पर्सनल टाइम स्पेंट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, अगर आपकी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, या फिर आपकी जो बिल्डिंग है वहां पर कोई काम कर रहा है आपकी दुकान में, तो आप जो उसे पेमेंट कर रहे हो ना, जो आपका काम कर रहा है उसको आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, और वो जो डायरेक्ट पेमेंट है वो आपका क्या है, वो आपका स्पष्ट लागत है, यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ऐसी चीजें आपको पहचाननी पड़ेंगी। बेस्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझो पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए पहले क्या बताया, पहले बताया कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, और फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट पे आपका एक क्वेश्चन बना, एग्जाम्पल के रूप में पूछा, और फिर इसी प्रकार से एक्सप्लिसिट का एक एग्जाम्पल पूछा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी आपका क्लियर हुआ। फिलहाल अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स, कुल आर्थिक लागत यहां पर क्या शामिल करती है। ठीक, अब यहां पर देखना, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया, अभी बताया ऊपर, क्या बोला कि भैया जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट तो टोटल हुई, लेकिन इससे किससे मिलकर बनेगी, तो मैंने बोला आपको जो इम्प्लिसिट है और प्लस जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है उससे मिलकर बनेगी। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई यहाँ पर जो कुल आर्थिक लागत की बात हो रही है, अभी कुल लागत आप आगे पढ़ेंगे, कुल आर्थिक लागत इकोनॉमिक कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार होते हैं उन दो प्रकारों से बनकर मिलकर बनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पष्ट अंतर्निहित लागत दोनों। ठीक है, यानी कि बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पर भी एक चीज समझनी है,
सेम तरीके से इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं तो चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे मैंने कॉस्ट समझी ना, जैसे मैंने कॉस्ट समझी, अभी तो मैंने कॉस्ट की बात करी है, उसी प्रकार यहां पर भी इसे समझना है। देखिए अगर आप इसे समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे तो उन्हें भी आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कॉस्ट तो मैंने देखी, लेकिन क्या होता है कि टोटल कॉस्ट जो होती है, जो टोटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। कौन सी? एक होती है टोटल टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। थोड़ा सा लिखते नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब ये समझना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज क्लियर करनी होगी। ये जो कॉस्ट की बात हो रही ना, ये दो पीरियड में होती है, ठीक है। दो पीरियड का मतलब क्या है? एक होता है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड, एक होता है आपका लॉन्ग टाइम पीरियड। अब देखिए इसमें क्या हम समझेंगे शॉर्ट टाइम में। शॉर्ट टाइम में क्या होता है, शॉर्ट टाइम मतलब आपके पास समय कम है, ठीक है। जब आपके पास समय कम होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है, कुछ कॉस्ट आपकी वेरिएबल होती हैं, कुछ कॉस्ट तो आपकी बदल सकते हैं, आप उन्हें जब चाहें उन चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपको कोई आपके वहां एक आदमी काम कर रहा है, अगर आप उसको ज्यादा पेमेंट भी कर सकते हैं, कम पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्शन एक यूनिट से आपको अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस आदमी को 1 घंटे और काम पे लगाने के लिए आपको 1 घंटे और का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो करना पड़ेगा। इसको तो आप कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, लेकिन आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास समय कम है, आपके पास जब समय कम है तो आप एक फैक्ट्री इतने कम समय में नहीं लगा सकते हैं, तो ये जो कॉस्ट फैक्ट्री लगाने की आएगी ये शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में ही आएगी। तो ये चीज क्लियर हुई। इसी वजह से जो शॉर्ट टाइम होता है, कम समय में आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में जितने भी कॉस्ट होते हैं सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, यानी कि सबको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही समय है। जब समय ही समय है तो हमारे पास कोई भी हो, हम कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, कोई नई इंडस्ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम एक या दो या तीन जो एम्प्लॉयज हैं इनको हायर करना चाह रहे हैं, उनको पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं सारी चीजें। यानी कि लॉन्ग टर्म में जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है शॉर्ट टर्म का, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे पास समय ही समय है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉस्ट जो आपकी फिक्स्ड है, यानी कि अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप एक फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उस फैक्ट्री को, अगर आपने कोई मान लो जमीन खरीदी तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है कि ये जमीन है हमारी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से इससे रिलेट करता है। आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर आपको किसी जगह कोई नया फैक्ट्री डालना है या कुछ डालना है, ये भी ठीक। अब एक चीज और आप ले सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट में कि जैसे मान लो जैसे मान लो कि आपको, आप किसी रूम में गए, ठीक है, वो आपको रूम पसंद आया, आप उसे खरीदना चाह रहे हो, आपने उसका पेमेंट किया और किराया दिया, ठीक। और अब क्या करना है कि अब उस रूम में आप अपना एक कोचिंग सेंटर खोलते हो, ठीक। उस कोचिंग सेंटर में भले ही आपके पास 2 बच्चे पढ़ने आए, 2 बच्चों से आपकी इनकम हो रही है, 10 बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उससे आपको इनकम हो रही है, उससे नहीं मतलब है। उस रूम का किराया आपको देना ही देना है, उससे नहीं मतलब है कि आपने कोचिंग सेंटर खोला है, आपके में 1,000 बच्चा पढ़ रहा है या फिर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं या 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोचिंग खोल लिया लेकिन आपके पास 0 लोग आए, कोई आ ही नहीं रहा है, कोचिंग खाली पड़ी है, लेकिन आपको किराया का पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट क्या होती है, ऐसी भी कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। ये चीज क्लियर हुई बहुत अच्छे से, आई होप क्लियर हुई। और वेरिएबल कॉस्ट तो बता दिया मैंने कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहती है, जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर मान लो कि हम एक पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें दूसरे पैकेट का प्रोडक्शन करना है और इस एक पैकेट के लिए हम एक लेबर को 10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि 2 पैकेट की डिमांड हो गई, तो 2 पैकेट बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास लेबर एक है, तो हम उस एक लेबर से कहेंगे भैया तुम 2 पैकेट का प्रोडक्शन कर लो, हम तुम्हें 10 रुपया और देंगे, ठीक है। हमारी कॉस्ट 10 रुपया और बढ़ गई, ठीक। लेबर वही है, कॉस्ट बढ़ गई तो चेंज हुआ, ठीक। कॉस्ट तो चेंज हुई ना, कॉस्ट 10 से बढ़ करके अब क्या हो गई, 20 हो गई।
10 + 10 20 हो गई, तो कॉस्ट चेंज हुई। ठीक इसी जगह अगर कोई रूम होता, अगर कोई जमीन हमें खरीदनी होती तो ना खरीद पाते शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ये चीज क्लियर हुई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में। आई होप देखो कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए ना, देखो भैया अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बहुत कुछ आप खो रहे हैं। इसको रफ कर देते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया, अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड है आपका, यू कैन डू द ऑल थिंग्स। ठीक है, चलिए फिलहाल अब हमें देखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, खैर मतलब भर का साफ हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है। कारखाने के लिए जगह किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, ठीक है, या फिर कच्चे माल की लागत, या फिर बीमा का यहाँ पर प्रीमियम। देखो कारखाने के लिए जगह किराया, अभी क्या बोला, किसी भी कारखाने का किराया दे रहे हैं वो फिक्स है कि हमें 1,000 रुपया पेमेंट करना है महीने का, तो वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, ठीक है, स्थायी कर्मचारियों का जो वेतन है वो भी फिक्स है आपका, कि हाँ ये फिक्स है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ सकता है। लेकिन कच्चे माल की जो लागत है, जो कच्चे माल की जो लागत है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ी तो आपको प्रोडक्शन करना हो तो कच्चे माल की लागत में आपका चेंज हो सकता है। ठीक, यहाँ पर स्थाई जो स्थाई का नाम कर्मचारी बोल रहा है, तभी इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। अगर स्थाई ना होता तो हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो कर्मचारी हैं उनको चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हमें डिमांड बढ़ती किसी भी चीज को तो हमारे कर्मचारियों को काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती, उनको हायर करते तो उनको पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, या फिर इतने ही कर्मचारियों में काम चलाना होता तो हम उनसे कहते भैया तुम ओवर टाइम कर लो, उसके लिए हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे। ठीक, वहां पर भी हो जाता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन हम कच्चे माल की जो कीमत है या लागत है उसको लेकर के चल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आपका यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म की बात है, इस वजह से चेंज हो सकता है। ठीक, अब मान लो कि हमारे पास 7 दिन का समय है, उस 7 दिन में हम चाहते हैं कि हम हमारी जो फैक्ट्री है वो 1,000 किलो, ठीक है, यानी कि आप ये मानकर चलो 10 कुंटल जो आटा है वो और लाना चाहती है तो ले आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 दिन में 1,000 किलो या फिर 10 कुंटल जो आटा है वो आ सकता है। लेकिन इन्हीं 7 दिनों में अगर हम सोच रहे हैं कोई नई फैक्ट्री बिल्ड कर ले तो नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। फिर आपके इसके फिक्स्ड कॉस्ट, अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझाया सब कुछ हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज दैट, निश्चित लागतें क्या है, देखिए वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो होगा नहीं। ठीक, फिक्स्ड मतलब जो फिक्स है, अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो जो कॉस्ट है वो आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आउटपुट कुछ भी हो, मैंने क्या बोला, आप चाहे 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस रूम में, चाहे 1,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आपका आउटपुट बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, आपकी कॉस्ट फिक्स्ड होनी चाहिए। उस आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पे कभी आउटपुट का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर है रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, फिर इंक्रीज प्रोपोर्शनल विद द लेवल ऑफ आउटपुट या आर इनकर्ड, तो सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपका आउटपुट के स्तर की परवाह किए बिना, मतलब हमें इट डजेंट मैटर कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा जो कॉस्ट है वो फिक्स है, मतलब निश्चित है, हमें देना ही है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेगा, मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा सब कर लेंगे। निश्चित लागत की क्या विशेषता है, अभी मैंने बोला। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करेगा, इसका मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इन सबको ऑप्शंस को छोड़ दो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। अगर ऐसा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कभी भी नेवर कैन बी जीरो। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कभी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, उस जमीन पे आप अपनी फैक्ट्री बिल्ड करना चाहते हो। ठीक, उस फैक्ट्री आपने बिल्ड की है, आपको कोई आउटपुट नहीं जनरेट हो रहा है, आपको कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपने अपना कॉस्ट तो जमीन को खरीदने में लगा दिया ना, वो तो फिक्स्ड है। ठीक, वो कभी जीरो नहीं होगी। ठीक, अगर आपका रेवेन्यू मान लो जीरो है, अगर आपका रेवेन्यू भी जीरो हो रहा है तो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक, एक रूम वाला एग्जांपल दिया, एक हमने जगह खरीद किराए पर लिया, एक कमरा उठाया, जहाँ सॉरी एक हमने किराए पर कमरा लिया, वहां पे हम
10 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अब उस किराए के कमरे में और उसके लिए हम 1000 पेमेंट कर रहे हैं महीने का। अब उस उस क्लासरूम में जिसको हमने किराए पर लिया है, उसमें चाहे 2 बच्चे पढ़ने आए, चाहे 0 बच्चे पढ़ने आए, चाहे 100 बच्चे पढ़ने आए, हमें वो 1000 रुपया महीना देना ही पड़ेगा। कंफर्म है, ठीक है, वही कंडीशन है, ठीक, फिक्स्ड है। तो ये चीज क्लियर हुई। बढ़ते हैं आगे। तो ये चीज क्लियर करना है, थोड़ा सा गलत हुआ है, ऊपर वाला क्वेश्चन ऑप्शन जो है इसके गलत है, क्योंकि इसमें दिया है दे आर जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, तो जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये थोड़ा सा मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइम कॉस्ट है वो थोड़ा सा मैंने अभी इतना पढ़ा नहीं है। जो चीज क्लियर है भाई। अब ये मैं नहीं बोलूंगा अपनी शान में कि मैं आपको गलत आंसर बता दूं, नहीं। जो चीज क्लियर है, जो पॉइंट है, वो मैंने आपको पकड़ के बता दिया, ठीक। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन है जो मुझे अभी पढ़ने हैं, मैं नहीं जानता हूं। जो क्लियर है, मैं कभी इस चीज को लेकर के कभी हवा नहीं बनाता हूं कि नहीं अरे मैं तो टीचर हूं, मुझसे कैसे गलती हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कोशिश की है, अभी मिला नहीं। अभी क्वेश्चन इस पर हम थोड़ी करके अगले उसमें टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। द सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री सुपरवाइजर इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी मैंने बोला ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। अगर एक सैलरी है, सुपरवाइजर की जो सैलरी होती है, क्योंकि सुपरवाइजर जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं स्थायी है, ठीक है, उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है, आप उस सैलरी को नहीं चेंज कर सकते, ठीक। तो इस तरह के आप काफी पूछेगा, ठीक है। अगर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कि मान लीजिए कि एक सेकेंड, मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैं गया और इस फैक्ट्री में मेरे को दे रहे हैं 1000 रुपए महीने का, ठीक है, पर मंथ मेरे को 1000 रुपए दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पर काम करोगे, आपको 1000 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जॉब करने के, फैक्ट्री का मतलब नहीं है, कंपनी है, ठीक है, फैक्ट्री मत समझिएगा, इतने भी हम लोग वो नहीं है। तो कंपनी है, कंपनी में 1000 रुपया महीना आपको मिलेगा, ठीक है। आप क्या गए, आपने सोचा चलो हम कहीं और देखते हैं, ठीक, आप उससे अच्छी कंपनी में गए, उससे अच्छी कंपनी में आपको क्या मिला, ये कंपनी ए हुई, ये कंपनी बी हुई, ठीक। तो कंपनी जब बी में गए आप, तो यहाँ पर आपको कहा कि भैया हम आपको 1500 रुपया महीना देंगे, ठीक है, हम आपको 1500 रुपया महीना देंगे। अब देखिए, अब आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, स्वाभाविक है कि आपकी सैलरी ज्यादा है इसमें, आप ये बी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। तो बी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आपने किसका त्याग किया है, किसको क्विट किया है, हमने इसको क्विट किया है, हमने कहा भैया हम ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो क्विट किया है, यही आपकी औसत लागत है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गई, क्लियर हुई बात, ठीक है। मतलब एक जो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए, जो उससे मतलब थोड़ा सा लो क्वालिटी का जो रहता है, कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा एक वर्ड नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए बाकी सबका जो हम त्याग करते हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो ये जो 1000 रुपए है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने इसको छोड़ करके इसको सिलेक्ट किया है। ये चीज क्लियर हुई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, और आंसर तो देख लें इसका। इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, जब हमने कॉन्सेप्ट बता दिया तो आंसर इसका क्लियर हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा आपका वो मार्जिनल कॉस्ट होगा। द हाईएस्ट, आगे चर्चा करेंगे, द हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन टू इंगेज इन एन एक्टिविटी, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। मैंने बोला ना, हाँ ये देखिए, द हाईएस्ट, वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, द हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव, जो हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव है उसको आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक, मस्ट बी गिवन अप टू इंगेज इन एन एक्टिविटी, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। उच्चतम मूल्यवान विकल्प जिसे आप किसी गतिविधि में संलग्न होने के लिए छोड़ दिया जाना चाहते हैं, ये आपका राइट आंसर है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आज 10 देखे हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लग रही है अनलाइक कीजिएगा। रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए, मुझे पता चले कि क्या जो हम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आपका जैसा सपोर्ट देंगे हम वैसा करेंगे। आप लोगों की डिमांड पर लाए हैं, ठीक है, आप लोगों की ने ही बहुत रिक्वेस्ट की सर इकोनॉमिक्स का लाइए। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इकोनॉमिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ने से यहाँ पर नहीं होगा। एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ आंसर बता देंगे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। इतना क्लियर हुआ, आई होप बहुत अच्छे से 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, थोड़ा सा चिल्ला चिल्ला के बताया लेकिन चीजें क्लियर हुई होंगी, आई होप। कमेंट करके जो बताइएगा, ठीक है। ऐसी और क्लासेस पाने के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इस एक प्रकार से कह सकते हैं कि मत रहिएगा इस थिंकिंग में कि अगर हम शेयर करेंगे तो मेरा नंबर कम हो जाएगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी थिंकिंग मत लाइएगा, ठीक है। आप शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाता है एक अच्छा मटेरियल, एमसीक्यू बेस्ड बस आपको आंसर दे देते हैं, और उस आंसर में आप का क्वेश्चन किसी प्रकार के घुमा के पूछता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट, कोई प्रकार का क्यूरी हो, डाउट हो, कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू सो मच।